This is what section 30. Presumption of culpable mental state. Again, first question in your prelims exam will come from the section 30, and which section deals with what? Presumption of culpable mental state. P4 prelims लगाइए बचवा और काम कीजिए इसमें, and you must compare it with what section 29. What section 29 में भी presumption था, हाँ है ना? सेक्शन 29 में प्रिजम्पशन की बात की गई थी, सेक्शन 30 में किसकी बात की गई है? इसमें भी प्रिजम्पशन की बात की गई है, बट द वर्ड्स आर चेंज, कल्पेबल मेंटल स्टेट, एंड इन सेक्शन 29 व्हाट इज दिस? दिस इज व्हाट? प्रिजम्पशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस. तो आप में से जितने लोग क्लेम करते हैं कि हम समझदार हैं वो ऐसा करेंगे, सेक्शन 29 सेक्शन 30 लिखिए इस तरीके से, और यहाँ पर लिखिए प्रिजम्पशन, और इनका डिफरेंस क्या है? यहाँ पर है ऑफेंसेस और यहाँ पर है कल्पेबल मेंटल स्टेट, सो दैट देयर शुड बी नो डाउट, देयर शुड बी नो डाउट इन योर माइंड, नेवर डाउट. बात समझ में आ रही है? तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस बारे में. इस तरीके से नोट्स बनाएंगे. तो सेक्शन 29 एंड 30 का डिफरेंस हो गया है. तो जहां आपको लगे ना कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए, मैं आपको बताता हूं एग्जाम में प्रीलिम्स में जो ऐसे बुद्धिजन हैं, है ना, कि जो गौरवान्वित इसी बात से रहते हैं कि बस एक नंबर से रह गया, तो मुझे वो एक नंबर बड़ा खतरनाक लगता है और मैं नहीं चाहता कि आप उस श्रेणी में आए. आई डोंट वांट दैट. एंड वो तभी आते हैं जब हम ऐसे नहीं पढ़ते हैं. जैसे देखो सिमिलरिटी आई 29 30 प्रिजम्पशन, तुरंत माइंड चलना चाहिए कि मुझे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए वहां पर. अगर 39 29 या 29 में प्रिजम्पशन था, 30 में प्रिजम्पशन था, भले ही आपने रट रखा है, लेकिन नोट्स बनते हैं इस तरीके से. अदरवाइज आपका जो बेयर एक्ट है उसको हाईलाइट कीजिए, उस पर लिख लीजिए, वही आपका नोट्स के रूप में काम करता है. जितना आप लोग अपने बुक्स को रंगेंगे मतलब नहीं पूरा काम की बातों को रंगेंगे, वही उसी को बार बार पढ़ना होता है हमें, तो आपके माइंड में सेट होना शुरू हो जाता है. तो इसीलिए इस प्रकार के नोट्स बनाइए कंपैरेटिव टेबल वाले, जहां से आपको कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर होता हो, वैसे नोट्स बना के चलिए हमेशा. और तीसरा काम है अपने घर में सबको काम बांट दो थोड़ा थोड़ा. जैसे अनामिका ये कह सकती है कि मम्मी आप प्लीज़ सेक्शन 5 तक याद कर लो, पापा आप सेक्शन 5 से 10 याद कर लो. बहन को कह दिया सेक्शन बांट लो आपस में, कुछ वो याद कर लेंगे, कुछ आप याद कर लोगे, या आप याद करोगे. कौन याद करेगा? आप ही को याद करना है, आप ही को रिवीजन करना है. ये बात मत भूलना, वरना जितने नोट्स बनाए बेकार हो जाएंगे, जितना अच्छा पढ़ाया बेकार हो जाएगा. ठीक, चलिए साहब नेक्स्ट पर आइए. देखिए दिस इज व्हाट सेक्शन 30 क्लॉज 1. इन एनी प्रोसिक्यूशन, कौन सा प्रोसिक्यूशन? दिस इज व्हाट फॉर एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट. कम ऑन हरी अप. एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट which requires culpable mental state. very good. इसको जिसने समझ लिया समझो उसका उद्धार हो गया. इन एनी प्रोसिक्यूशन अंडर दिस एक्ट, इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी अपराध के प्रोसिक्यूशन में, कौन से अपराध की बात कर रहे हैं? विच रिक्वायर्स कल्पेबल मेंटल स्टेट, और इसको मैं एक वर्ड देता हूं गिल्टी माइंड. कि जहां पर गिल्टी माइंड भी यानी कि बैड इंटेंशन भी चाहिए, और यहां पर क्या कौन सी बैड इंटेंशन है? सेक्सुअल इंटेंट. सेक्सुअल इंटेंट मेनली यूज किया उन लोगों ने, है ना. तो उन ऑफेंसेस की बात कर रहे हैं जब यहां पर सेक्सुअल इंटेंट की बात करते हैं, कल्पेबल मेंटल स्टेट की बात करते हैं. तो पहले आपके लिए कि होमवर्क है, जो कि होमवर्क नहीं क्योंकि आप घर में ही बैठे हैं, तो इस वर्क को जो कि होमवर्क है वो आप अभी करेंगे क्लास वर्क के तरह, कि वो कौन कौन से ऑफेंसेस हैं जहां पर कल्पेबल मेंटल स्टेट की बात की गई है. तो नाउ आई एम टेकिंग यू टू द बोर्ड. आप लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे और मैं भी यहां से डायरेक्ट में आपको बताता हूं अभी. कम ऑन, फर्स्ट एक्ट कौन सा है देखिए. प्लीज गो टू सेक्शन 3. सेक्शन 3 को देखिए, पहले आप जरा पढ़िए डायरेक्ट अपने सामने, और मैं पढ़ता हूं तेजी से. A person is said to commit penetrative sexual assault if he penetrates, inserts, manipulates, applies. कहीं पर ये है with guilty intention.
कहीं पर भी है, सेक्शन 3 पर कहीं पर ऐसा नहीं होगा। ही एवर इन डिसऑनेस्टली इंटेंडिंग टू पेनिट्रेट, इंटेंडिंग टू मैनिपुलेट, कहीं पर भी इंटेंशन की बात नहीं गई है। इट मीन्स व्हाट, एक्ट इटसेल्फ इज एन ऑफेंस इन दैट केस। जो कार्य है पेनिट्रेशन, मैनिपुलेशन, है ना, वो जो हम पढ़ चुके हैं, वही अपने आप में अपराध है। वहां पर कोई मेंटल स्टेट की बात नहीं कही है, तो कल्पेबल मेंटल स्टेट सेक्शन 3 में आएगा नहीं। और इस 3 में नहीं आएगा तो बउआ 5 में भी नहीं आएगा, क्योंकि 5 क्या है, वो 3 के ही बड़े भैया हैं। अब आ जाइए 7 पर, पढ़िए। देखो आपको इसी तरीके से पढ़ना चाहिए आपको। मेरी कोशिश है कि पढ़े कैसे आप लोग। Whoever with sexual intent, तो ये आप देख लीजिए, ये हुआ आपका सेक्सुअल, whoever with sexual intent, whoever with sexual intent पढ़ लेंगे आप लोग इस तरीके से। तो सेक्शन 7 में सेक्सुअल इंटेंट की बात आ गई, यू विल फोकस ओवर दिस। अब सेक्शन 7 आ गए तो इनका बड़ा भैया कौन सा है, सेक्शन 9 है, ठीक है, वहां पर भी ये उसी में ऑलरेडी इंक्लूड हो जाएगा। तो सेक्शन 7 एंड सेक्शन 9 सेक्सुअल इंटेंट आ गई, तो इट मींस व्हाट, सेक्शन 30 में ऑफेंसेस में कौन से लिख देंगे आप, सेक्शन 7 आ गया, सेक्शन 9 आ गया। आप मेरी बात समझ रहे हैं नहीं, हाँ या ना, नहीं पढ़ पा रहे हैं। नेक्स्ट आ जाइए आप, आपका जो ऑफेंस है वो है आपका सेक्सुअल हरेसमेंट, तो वो भी है सेक्शन 11 में। 11 में भी क्या है, सेक्सुअल इंटेंट। मिल रही है नहीं मिल रही है आपको, सेक्सुअल इंटेंट यानी कि कल्पेबल इंटेंट आ गई, तो वहां पर कौन सा ऑफेंस में ये फिट हो जाएगा, यहाँ पर 11 भी काम करेगा। उसी प्रकार से आप देखेंगे, आप देख लीजिए आगे सब में भी जहां जहां पर इंटेंशन की बात की गई है 13 में भी है, कहीं ना कहीं एवरीवेयर इज देयर। सो हम उन, ये प्रैक्टिकल करके दिखाया मैंने आपको, इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन से ऑफेंसेस में सेक्सुअल इंटेंट की बात की गई या कल्पेबल मेंटल स्टेट की बात की गई, कि ये काम इसने करा कैसे है, इसकी इंटेंशन क्या थी, ठीक है, वो एक अपना पे एक एलिमेंट तो है ही। अब पढ़िए अगली लाइन, सी द बोर्ड। स्पेशल कोड, आप जानते हैं ना कौन सी कोड है ये, स्पेशल कोड, सेक्शन 28 क्लॉज 1 में जो डेजिग्नेट होती है सेशन कोड होती है। मैं याद कराता हूं आपको इस तरीके से। शैल प्रिज्यूम, समझते हैं आप शैल प्रिज्यूम का मतलब क्या है, अब द एग्जिस्टेंस ऑफ सच मेंटल स्टेट। लो बबुआ, अब क्या हुआ, सेक्सुअल इंटेंट। तो मैं आपको इसमें अभी एक बढ़िया से फनी वो बताता हूँ, पहले इसका मतलब समझाता हूँ, फिर आपको फनी सी कहानी सुनाता हूँ मौलवी साहब की। स्पेशल कोड शैल प्रिज्यूम द एग्जिस्टेंस ऑफ सच मेंटल स्टेट। तो अगर ये प्रिज्यूम करना हो कि भाई इसकी सेक्सुअल इंटेंट थी या नहीं थी, तो स्पेशल कोड ये मान के चलेगी भैया थी मेंटल स्टेट, और एक्यूज को प्रूव करना पड़ेगा कि नहीं थी। सही है, अब मैं समझाता हूं क्या है इसके। एक मौलवी साहब थे, सही है, अब पंडित जी भी समझ सकते हैं, कोई धर्म में ना घुसे, एक मतलब ऐसे व्यक्ति जो जिनसे जो ज्ञान बांटते रहते हैं सब लोगों को। तो मौलवी साहब जो है एक बार पॉर्न देखते हुए पकड़े गए। कह रहे मौलवी साहब ये क्या हुआ, कह रहे खुदा कसम नफरत की नजर से देख रहा था, मैं प्यार की नजर से नहीं देख रहा था, नफरत की नजर से देख रहा था, खुदा कसम, ना 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 ना। तो अब ये जो है मौलवी साहब किस नजर से देख रहे थे, नफरत की नजर से या हवस की नजर से, ये किसको पता है, ये केवल मौलवी साहब को पता है। सही है, तो अब ये पोक्सो एक्ट ये कहता है कि मौलवी साहब स्पेशल कोड शैल प्रिज्यूम कि आप हवस की नजर से देख रहे थे। अब आप ही को ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो नजर नफरत की थी। वो आपको मेरी बात समझ में आ रही है लालचंद भाई साहब, स्पेशल कोड शैल प्रिज्यूम द एग्जिस्टेंस ऑफ सच मेंटल स्टेट। तो सेक्शन 7 में, 9 में, 11 में जिस सेक्सुअल इंटेंट की जरूरत है, जैसे सेक्शन 11 है ये अपना, है ना, सेक्शन 11 में क्या है, सेक्सुअल हैरेसमेंट है। मैं कुछ लाइन पढ़ता हूं आपके लिए, यू सी द बोर्ड। सेक्शन 11 है कि कोई व्यक्ति सेक्सुअल इंटेंट के साथ क्या करे, प्लस क्या करे, अटर्स एनी वर्ड्स,
ठीक, और ब्ला ब्ला ब्ला, या अपना बॉडी पार्ट दिखाता है, किसी को अपना बॉडी पार्ट दिखाता है। अगर लड़की ने या उल्टा भी हो सकता है, ये मान के चलें महिलाएं भी कम लिप्त नहीं हैं, वो भी जो 14 साल 15 साल 16 साल के बच्चों के शोषण कर सकती हैं। तो इसलिए वह उल्टा मान के चले, रिवर्स मान के चलेंगे इसमें, है ना। अगर किसी एक्यूज्ड ने अपना प्राइवेट पार्ट बच्चे को दिखाया, क्या हो गया? सेक्सुअल हरेसमेंट का ऑफेंस हो गया। अब ये प्रूव उसे करना पड़ेगा एक्यूज्ड को कि ऐसा शो किया गया, कि फोटो खींच गया तुरंत, अब ये एक्ट तो हो गया, यू शोड द प्राइवेट पार्ट। अब कौन से पार्ट पे बात बहस हो गई हम, कि सेक्सुअल इंटेंट थी या सेक्सुअल इंटेंट नहीं थी। तो कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट देयर वाज सेक्सुअल इंटेंट व्हेन यू शोड योर प्राइवेट पार्ट टू द चाइल्ड। नाउ इट इज अपॉन यू, नेक्स्ट पार्ट में, बट इट शैल बी द डिफेंस फॉर द एक्यूज्ड। डिफेंस हो सकता है एक्यूज को, दैट टू प्रूव दैट ही हैड नो सच मेंटल स्टेट with respect to the act charged as an offense in that prosecution। कि एक्यूज जो है वो ये उस ऐसा नहीं उसको सजा होगी, लेकिन बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर आ गया एक्यूज पर। वो बताएगा कि भाई तूने ये जो अपना प्राइवेट पार्ट दिखाया है वो क्यों दिखाया, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई थी, ऐसा क्या था, कोई तेरे दिमाग में खराबी है, क्या था। सेक्शन 84 का बेनिफिट देना पड़ेगा इसको, क्या करना पड़ेगा, है ना। तो वो प्रूव करने के सारा भार किस पर आ गया, अब आ गया एक्यूज्ड पर। तो ये जो सेक्शन 29 है और 30 है, इसे कहते हैं ना आखिरी कील गाड़ना। पहले पोक्सो एक्ट में क्या किया गया, उन्होंने जो ऑफेंसेस है उनकी जो डेफिनेशन है इतनी वाइडर कर दी है कि वो कोई ना कुछ भी आप गलत काम करेंगे उसमें किसी ना किसी क्लॉज में फंस जाएंगे, ये कर दिया। पनिशमेंट इतना बड़ा कर दिया कि जिंदगी भर आप जेल से बाहर आ नहीं पाएंगे, ठीक। और फिर उससे कन्विक्शन से बच ना जाएं आप, तो प्रोसिक्यूशन का जो पहले प्रोसिक्यूशन का जो बर्डन ऑफ प्रूफ था वो आप पर शिफ्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात हो गई है। तो इसीलिए मैं कहता हूं, देखिए मैं क्यों आपको चेताता हूं, नंबर 1, प्रेम एक ऐसी भावना है जिस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं, है ना। महाभारत ऐसी कहानियों से भरी पड़ी है, वरना भीष्म पितामह के जो पिताजी थे दुष्यंत थे शायद, है ना, उनको प्रेम नहीं होता तो फिर वो कहानी जन्म नहीं लेती जब भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली कि मैं कभी शादी ही नहीं करूंगा। तो लड़का जवान है तब भी प्रेम हो जाता है, और ब्ला ब्ला बहुत सारी कहानियां हैं। दूसरा, प्रेम को हटा दीजिए। दूसरा है हमारी जो लोग वर्किंग कपल्स हैं, है ना, जो लोग ऐसे हैं भगवान ने इनका घर भरा हुआ लेकिन उनको लगता है कि काम नहीं करेंगे और हमारा काम मेड ही करेगी और सस्ते में काम निकल जाए, तो बच्चों को एम्प्लॉय कर लिया। झारखंड, उड़ीसा, वहाँ से जो लोग सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, गर्ल्स को बॉयज़ को वो एम्प्लॉय करवाते हैं वो, तो उनके पेपर चेक हमने करे नहीं प्रॉपर तरीके से, उनका आधार कार्ड देखा नहीं, विश्वास कर लिया और फिर झूठे एलिगेशन में भी आ गए। तो ये उन लोगों की हैं जो इनोसेंट भी हो सकते हैं, लेकिन इनोसेंट व्यक्ति भी अपने आप को कितना बचाएगा, सारे प्रजम्पशन उसके फेवर अगेंस्ट हैं। तो ये बहुत टफ एक्ट है। इसलिए मेरा कहना ये है आपको, क्योंकि बिकॉज यू बिलोंग टू वेरी गुड फैमिली, आप इन चीज़ों से 2 कदम दूर ही रहिए, कि भैया दूर से ही चलाम, बस सीधी बात, काम अपने आप कर लीजिए, कैसे भी कर लीजिए, लेकिन आप सुखी रहेंगे कम से कम, ठीक है। 18 साल से ऊपर की लड़की अगर है या लड़का अगर है तो वो उसने सेम ऑफेंस लगाए। 17 साल की लड़की ने लगाया कि इसने एक्यूज ने मेरा रेप किया, एक्यूज को प्रूव करनी पड़ेगी अपनी इनोसेंस। 18.5 साल की लड़की ने सेम लगाया, तो अब प्रोसिक्यूशन को करना पड़ेगा, कम से कम उसमें इतना तो है। अगर फेक है, फेक भी तो होते ही हैं, बहुत सारे फेक एलिगेशंस होते हैं, तो ये इसकी ग्रेविटी को समझिए। और मैंने पूरी कोशिश की कि इसमें पूरे पोक्सो में जान डाल दी जाए कि हमेशा के लिए आप जहां भी रहें अपनी फैमिली को, अपने लोगों को गाइड भी करते रहें और सपोर्ट उनको समझाते रहें कि कितना ड्रास्टिक ड्रैकोनियन एक्ट है ये। तो इसकी फील समझ पा रहे हैं आप लोग। सेक्शन 30 क्लॉज 2, फॉर द पर्पजेस ऑफ दिस सेक्शन a fact is said to be proved, a fact is said to be proved only when the special court believes it to exist beyond reasonable doubt, beyond reasonable doubt, P for prelims लगाइए,
and not merely when its existence is established by preponderance of probability. My God, P for prelims. गजब, समझिए क्या हो गया, ये हो क्या गया, देखो बबुआ क्या पढ़ा दिया मैंने। ये लाइन अगर आप भूल गए तो समझिए ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, यही लाइन मेंस में आएगी, ऐसे यहाँ ही सब मेंस से क्वेश्चन बनता है। फॉर द पर्पजेस ऑफ दिस सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 30। तो धारा 30 के लिए ए फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड, ये कब प्रूव माना जाएगा, क्यों, क्या कहा गया है, 30 पढ़िए, ये शब्द क्यों ढूंढना पड़ा इनको। इट शैल बी, अभी इससे पहले लाइन जो थी, इट शैल बी, ये लाइन पढ़िए देखिए, बट इट शैल बी डिफेंस फॉर द एक्यूज टू प्रूव, एक्यूज ऐसा प्रूव कर सकता है, उसके पास ये राइट होगा, डिफेंस ले सकता है, दैट ही हैड नो सच मेंटल स्टेट, कि उसका ऐसा मेंटल स्टेट नहीं था जैसा कि प्रिज्यूम किया जा रहा है। यानी कि जो एक्यूज है, जो अभियुक्त भाई साहब हैं, वो ये कर सकते हैं, वो अपने बचाव में ये साबित कर सकते हैं कि ना ना ना, स्पेशल कोर्ट यानी कि विशेष न्यायालय जो मेरे खिलाफ प्रिजम्पशन ले रहा है कि गिल्टी इंटेंशन की, वैसा है नहीं, तो वो साबित करते, साबित करने का अधिकार उनको दिया गया और देना भी चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस यही कहता है, और आर्टिकल 21 भी आपसे यही कहता है ना। अब आगे बात करते हैं, 21 कह लीजिए, आर्टिकल 14 कह लीजिए, नेचुरल जस्टिस। अब यहां पर क्या बात बदल गई कि अब भैया वकील साहब आए हैं, इसको कहानी के रूप देता हूं, देखिए मैं, ए फॉर एक्यूज एंड इनके ये है एडवोकेट, इन पर लग गया है सेक्शन 7 मान लीजिए, या 9 मान लीजिए, या 11 मान लीजिए, इन ये इसके। अब वकील साहब कह रहे हैं भैया कि देखो, वकील कोर्ट तो ये कह रही है कि तुमने जो है ना, तुम्हारे दिमाग में खुराफात चल रही थी, कि नहीं वकील साहब ऐसे खुराफात था ही नहीं, वो तो मेरी पैंट निकल गई थी, अब वो ऐसे घटना घट गई, मेरी ऐसी बिल्कुल इच्छा नहीं थी, मैं एयरपोर्ट पे था, कोई ऐसी कंडीशंस थी, मैं अंडरवियर पहन नहीं पाया था, भागम भाग, क्योंकि मुझे प्लेन पकड़ना था, और पता नहीं कैसे मेरी पैंट टूट गया, हुक वगैरह ऐसा हो गया, मैडम ने मेरी शिकायत कर दी, सेक्सुअल हैरेसमेंट लग गया मेरे पर, चलो कोई बात नहीं। तो देखो तुम्हें प्रूव करना पड़ेगा, तुम ये प्रूव कर दो कि तुम्हारी सेक्सुअल इंटेंट नहीं थी, सही है, सेक्सुअल इंटेंट नहीं थी, बात सही, ठीक है, मैं प्रूव कर दूंगा। लेकिन अब यहां पर आती है 2 पैरामीटर, इन वर्ड्स को बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिए क्या है इसमें। देखिए, एक शब्द है प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, और दूसरा है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। इन दोनों का डिफरेंस आपको समझना है, प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी और बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। when it is said that you have to prove it beyond reasonable doubt, कि आपको इस बात को beyond reasonable doubt मतलब युक्त संदेह के परे आपको उसको साबित करना है। You have to prove it beyond reasonable doubt, यानी कि इसको आपको युक्त संदेह के परे साबित करना है। ये वही है जब जनरल क्रिमिनल लॉ में प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना पड़ता है, यानी कि कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट आपको अपनी बात साबित करनी है। तो ये बहुत टफ क्राइटेरिया है। अगर मर्डर केस है, फॉर एग्जांपल दिस इज द मर्डर केस, इन दैट केस प्रोसिक्यूशन, मान लीजिए अनामिका एक किरदार है, अनामिका, इसने प्रिया का मर्डर कर दिया, ठीक, तो कौन एक्यूज हुई, अनामिका हुई। अब अनामिका को की गिल्ट को प्रूव करने के लिए कौन प्रूव करेगा, प्रोसिक्यूशन प्रूव करेगा। प्रोसिक्यूशन विल हैव टू प्रूव द केस अगेंस्ट अनामिका बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। अगर एक भी रीजनेबल डाउट है देन शी विल बी एक्विटेड। बात समझ में आ गई आपको। अब आ जाइए प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी का केस कहां पर है, तो ये क्रिमिनल केसेस में होता है, हमेशा क्रिमिनल केसेस में ये हम लोग एविडेंस में भी पढ़ते हैं, बर्डन ऑफ प्रूफ के चैप्टर में, क्रिमिनल केसेस में होता है। और दूसरा होता है प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये होता है सिविल केसेस में। क्या मतलब,
कि जब प्लेंटिफ ने कोई अपना वाद लेकर के आया, कोई बात को प्रूव करना चाहते हैं, तो प्रीपोंडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी का मतलब है डाउट वाउट छोड़िए, 50% है ज्यादा बस प्रूव कर दीजिए कि संभावना किसके फेवर में है। बस यहां चलता है संभावनाओं का, डाउट की बात नहीं करते कि दो पार्टी कह रहे हैं, एक पार्टी का जो प्रूफ है वो 51% दिखाते हैं और दूसरा जो व्यू है उसका 49% है, तो 51% वाले को हम लोग प्रूव्ड मान लेंगे। प्रीपोंडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी से आईपीसी ऑफेंस हुआ है, प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना पड़ता है अपना केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, बियॉन्ड BRD समझ लीजिए, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना होता है। और एक्यूज को अगर ये कहना है यहां पर कि मुझे सेक्शन 84 का बेनिफिट दो, यानी कि जनरल एक्सेप्शन का बेनिफिट दो, तो इसको अपना केस प्रूव करना पड़ता है प्रीपोंडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, यानी कि केवल 15%, हल्का सा आप प्रूव कर दीजिए बस कि हाँ भाई मैं उससे पागल था, ठीक है। तो ये इन दोनों में प्रोसिक्यूशन का बर्डन काफी टफ हो गया। प्रोसिक्यूशन को अपना केस को साबित करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ेगी, ऐसे ऐसे सबूत लाने पड़ेंगे जिसमें कोई संदेह ना हो सके। अब पोक्सो में हो गया उलट, अब यहां पर जो एक्यूज है इसको अपना निर्दोषपन साबित करने के लिए कि आई एम इनोसेंट, आई वॉज नॉट एंटरटेनिंग एनी गिल्टी इंटेंशन, एनी कल्पेबल इंटेंट एट दैट टाइम, कल्पेबल मेंटल स्टेट, ही विल हैव टू प्रूव हिज केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। तो पहले इन जनरल क्रिमिनल केसेस उसके पास जो बर्डन ऑफ प्रूफ था, का जो लेवल था, जो डिग्री थी, वो प्रीपोंडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी की थी, संभावना की थी बस, एज हैपेंस इन सिविल केसेस। बट इन दिस केस, इन पोक्सो केस, एक तो हुआ कि मुझे ही अपना को निर्दोष साबित करना पड़ेगा, एक बात हुई। सेकेंडली साबित करने का भार भी बड़ा तगड़ा हो गया। ऐसे समझिए कि जो काम मैं 51% चलाता था पहले आईपीसी ऑफेंसेस में, वो मुझे अब 99.9% से करना पड़ेगा, तो हायर लेवल हो गया आपका ये। इसलिए अब इस लाइन को समझने के बाद आप इसको दोबारा पढ़िए, आई बिलीव कि आपको समझ में आएगा अच्छे तरीके से। सबके मीनिंग मैंने समझाए हैं आपको। ए फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड ओनली, एक तथ्य साबित हुआ कहा जाएगा कब? When स्पेशल कोर्ट, विशेष न्यायालय, believes इट टू एग्जिस्ट, विशेष न्यायालय को ये विश्वास हो जाए कि ये एग्जिस्ट करता है, विद्यमान है, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, बियॉन्ड रीजनेबल बिलीफ हो जाए तभी उसको प्रूव माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। और इसको उन्होंने समझा दिया दूसरे अर्थों में, एंड नॉट व्हेन इट्स एग्जिस्टेंस इज एस्टैब्लिश्ड बाय प्रीपोंडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रीपोंडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी के लेवल से इस बात को प्रूव नहीं किया जाएगा, बियॉन्ड डाउट के स्टैंडर्ड से उस फैक्ट को आपको प्रूव करना पड़ेगा। तो ये है, और यहीं से आपको क्वेश्चन मिलेगा और अच्छे अच्छे फंसेंगे। जो आरजेएस का एग्जाम है या कोई सा प्रीलिम्स एग्जाम आप दे रहे हैं, वहां पर इस लेवल के जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके जो डिसाइडिंग फैक्टर होंगे मेरिट के, कि इन क्वेश्चन को कौन कितना अच्छे तरीके से करता है। तो ये जो फ्रेजेस हैं ये आपके माइंड में बैठ जाने चाहिए अच्छे तरीके से। अब आइए एक्सप्लेनेशन में। इन दिस सेक्शन कल्पेबल मेंटल स्टेट इंक्लूड्स इंटेंशन, मोटिव, नॉलेज ऑफ ए फैक्ट एंड बिलीफ और रीजन टू बिलीव ए फैक्ट। अब यहाँ पर कल्पेबल मेंटल स्टेट का मीनिंग समझा देगा पी फॉर प्रीलिम्स। ये जो वर्ड्स हैं इनको भी याद कर लीजिएगा कि यहाँ पर कल्पेबल, इन्होंने कहा शब्द इंक्लूड्स, मतलब ये शब्द भी इंक्लूडेड होंगे। कौन कौन से? इंटेंशन, नॉलेज, मोटिव, बिलीफ और क्या है, रीजन टू बिलीव। तो ये 1 इंटेंशन, मोटिव 2, नॉलेज 3, बिलीफ 4, रीजन टू बिलीव 5 बातों को इन्होंने कहा कि इसको हम कल्पेबल मेंटल स्टेट में मान के चलेंगे। तो सेक्सुअल इंटेंट भी इसमें कल्पेबल मेंटल स्टेट होगी, कर लेंगे आप लोग। या किसी बात की नॉलेज हो, नॉलेज वाला फैक्टर जहां पर आएगा तो वो कल्पेबल मेंटल स्टेट ही माना जाएगा। तो इनमें से क्वेश्चन अगर बनता है तो यही बनता है कि किन किन बातों को एज पर सेक्शन 30 कल्पेबल मेंटल स्टेट को माना गया। तो इंटेंशन, मोटिव, नॉलेज, इस तरीके से 5 को याद कर लीजिए। तो आई बिलीव कि आपको हो गया होगा सेक्शन 30।